यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ वर्क पावर एनर्जी में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स पे वर्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं या वेरिएबल फोर्स होता क्या है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना है, स्किप मत करना। और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो लंबे लंबे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक लाइन में निकालना सीख जाएंगे वेरिएबल फोर्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो। उसमें डाउट क्लास भी होती है और जो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पे शेयर हो जाती है। तो आप ज़रूर से जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो भी यूज़र नेम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक चेन है, ये चेन इज बीन पुल्ड ऑन द टेबल स्लोली बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो हॉरिजॉन्टल है ना। बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस। तो चेन क्या हो रही है, पुल्ड ऑन द टेबल। टेबल पे कैसे जाएगी, जब यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा और ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लो। आपने इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हम मान लेते हैं कि ये टेबल पे कुछ एक्स लेंथ चेन की आ चुकी है। ऐसी कुछ चेन है, इसकी टोटल लेंथ एल मान लेते हैं और ये कुछ एक्स लेंथ जो है ये टेबल पे आ चुकी है। यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है एफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स। यहां पे लेंथ कितनी बच जाएगी, एल माइनस एक्स। अब आपको ये फील आती है जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा ये जी लेंथ, इसका जी ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, है ना, एम इंटू जी। अब हम मान लेते हैं इस चेन का मास जो है वो एम है, इस चेन का मास जो है m है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फोर्स हमको निकालना है वर्क डन, ठीक है। अब ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जैसे ही x थोड़ा और बढ़ेगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। अब इसमें सॉल्यूशन लिखने के लिए हम पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास लिखते हैं। तो टोटल मास कितना है इसका, L इंटू एम, है ना। तो m बाय एल हो जाएगा इसके dx लेंथ का मास dl। तो m बाय एल ये हो गया इसका dm मास। अब इसका मास लिखना है तो हम लिख देंगे l माइनस एक्स इंटू जी। इतनी सी बात समझ में आई क्या। ये जो फोर्स है ये कितना लग रहा होगा, इतनी चेन का मास इंटू ग्रेविटी। तो मास कैसे लिखेंगे, एल लेंथ की चेन है उसमें एम मास का चेन है ना। तो एम मास डिवाइड बाय एल, तो क्या आ जाएगा डीएम मास। डीएम मास क्या, एक छोटे से पार्ट का। अब हम इसमें क्या है, ये जो टेबल है ये स्मूथ है इस केस में, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं, है ना। मैं फिर आपको फ्रिक्शन वाला भी करवाऊंगा। तो इस वाले केस में अब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। वर्क आ जाएगा m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स जी डॉट डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से l तक। समझ में आ रहा है। अब यहां से इस पार्ट को अलग अलग करके लिख लेते हैं। 0 से L
m/l और ये आ जाएगा Lg/dx माइनस m/l xg/dx फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ से हम ये कैंसिल हो जाएगा mg/dx, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा mg/x लिमिट्स 0 to l माइनस यहाँ से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी m/lg(x²/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to l। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा mg/l और यहाँ से आ जाएगा mg(l²/l/2l) है ना, बाय 2l। एक l से यहाँ पे l कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा mg/l/2। अभी इतना वेरिएबल फोर्स में यही होता है कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जब लेक्चर एंड होने वाला होगा, तो उससे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इतनी करने की ज़रूरत नहीं। बाकी इसको आप नोट कर लो एक बार और एक बार क्वेश्चन को समझ लो। सेकेंड एग्जाम्पल में हम इसको फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे। अब इतना नोट करो, मैंने खाली ये क्वेश्चन नंबर चेंज किया है। चलिए, तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सरफेस रफ है, इसका म्यू दे रखा है कोफिशिएंट। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन द प्रोसेस। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से L लेंथ की चेन है, M मास है इसका। ये सॉल्यूशन पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो वाला नोट नहीं किया है तो एक बार नोट कर लेना। चलिए, तो आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया होगा। अब इसमें आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स को इस बार क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में क्या है, जैसे ये रफ है, इस केस में क्या है, अब ये रफ है सरफेस, तो इस पे इस चेन की टेंडेंसी है नीचे मूव करने की, है ना। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, जो कि इसको हेल्प करेगा फोर्स को। तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस चेन के ऊपर इस डायरेक्शन में, और जो ग्राउंड पे लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं म्यू m/l(g)(x). समझ में आया कैसे लिखा? ये तो इतनी चेन का मास जो नॉर्मल आ रही है इनटू म्यू। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? फोर्स हो जाएगा म्यू mg(x/l) माइनस जो इस चेन का ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगाना है। देखो, एक फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प कर रहा है तो उसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो रिक्वायर फोर्स आ जाएगा ना।
कि कितना रिक्वायर्ड है, तो एम जी एक्स माइनस एम बाय एल जी एल माइनस एक्स। अब ये आ गया फोर्स, वर्क निकालेंगे तो वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ से एम जी एल कॉमन आ जाएगा, है ना, एम जी बाय एल कॉमन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल म्यू एक्स डी एक्स माइनस एल माइनस एक्स का डी एक्स, 0 से एल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम जी बाय एल, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 एल, अब हम लिमिट्स डालेंगे तो म्यू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल डॉट डी एक्स, एल डॉट डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस, और अब एक्स आ गया तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट डालेंगे तो ये यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू में लिमिट डालेंगे। देखो मैं आपको लाइन वाइज बता देता हूँ, एम जी आ गया म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से एल माइनस एल एक्स फ्रॉम 0 टू एल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू एल। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे तो एम जी बाय एल म्यू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा सारा, तो म्यू एल एम जी एल बाय 2 म्यू माइनस एल। समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क, म्यू माइनस 1, 2 तो कॉमन आ गया, म्यू माइनस 1। एक बार नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको फ्रिक्शन वाला भी बताता हूँ। देखो समझ में आया क्या, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन आ गया। पहली बात तो ये समझ में आया कि ये वाला जो फोर्स है ये हमने कैसे लिखा। देखो फ्रिक्शन फोर्स प्लस दिस वाला फोर्स, है ना, इन दोनों को मिला के ये वाला फोर्स होना चाहिए, है ना। तो फ्रिक्शन में से इसको हटाएंगे तभी तो ये वाला फोर्स आएगा। तो इसमें फ्रिक्शन में से ये हटाया तो ये वाला फोर्स आया, तो फ्रिक्शन में से इसको इधर से माइनस करके उधर भेज दिया, या फिर इसमें से ये वाला हटा ले तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब आगे इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया ये। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या आएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस साइड में, ठीक है, इस पे लगेगा इधर। देखो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कर लिया नोट? चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा, ये तो चेन पे फ्रिक्शन लग रहा है ना। अब एक फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड की वजह से, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में और चेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी जो म्यू है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो डायग्राम बना है ये चेन के ऊपर बना है ना, तो हमको किस पे बनाना है, अब हम बना लेते हैं। देखो इससे कंफ्यूज मत होना। कहाँ गया? ये देखो इस पे लगेगा यहाँ पे म्यू एम जी एक्स बाय म्यू एम जी एक्स बाय एल। ठीक है, अब देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये चेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो अब हमको क्या निकालना है, इसकी वजह से वर्क।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क बाय फ्रिक्शन, सेकेंड पार्ट डाल के वर्क बाय फ्रिक्शन। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। एफ कितना है, माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स बाय एल डी एक्स। आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है, विजिबल। इज इक्वल टू 0 से L। ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से L तक। तो म्यू एम जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू कॉमन, m कॉमन, g कॉमन, L कॉमन, क्यों, कांस्टेंट है ये सब, बाहर आ जाएंगे, 0 से L x dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एम जी बाय एल एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय 2, ये माइनस का साइन यहाँ पे। तो यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ से एल कैंसिल कर दो, ये आ गया माइनस म्यू एम जी एल बाय 2। समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझ में आ गया तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख दो यस हमको समझ में आ गया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। यही सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मैं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स में जब चेन और ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो हमारी गलती हो जाती है। पर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे जब कुछ ऐसा सरफेस आ जाए, जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में कि ऐसी कोई बॉल है, अब यहाँ से कोई मैन खींच रहा है तो यहाँ से फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। तो ऐसे वाले एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं ताकि जब आपके ऐसे क्वेश्चंस कभी दिखे आपको तो आपसे सॉल्व हो जाए। और इसकी फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं उस क्वेश्चन। चलिए, तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिसने कर लिया है वो क्वेश्चन नोट कर लो। देखो, इसके नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हो ना तो फिर ये वापस आप गलती कर रहे हो। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। तो जो नोट्स बना रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो नहीं बना रहे, अब मैं आगे क्या ही बोलूँ। देखो, मान लो कुछ ऐसा आपके पास सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे एक मैन है, ये यहाँ से स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। पॉइंट बी मान लेते हैं। ये सरफेस जो है रफ है, इसका कोफिशिएंट कितना है, म्यू। इधर भी म्यू है ना। अब इस हेमिस्फीयर की रेडियस जो है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितनी है, आर। क्वेश्चन है, मैन पुल्स द बॉल slowly from point A to B. सबसे पहला हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय मैन इन दिस प्रोसेस सेकेंड हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस प्रोसेस। देखो, अभी मैं आपको इंटीग्रेशन से करके बताता हूँ, फिर क्या सिखा दूंगा मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक। तो अगर अभी वाला एक बार समझने की ट्राई करो, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया,
आपको आना सब चाहिए, और नहीं होता है तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सीख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में एक लाइन में आंसर आएगा, पर आपको ये भी सीखना है। अगर ये सीखोगे एक बार तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक असल में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट की ट्रिक है। तो ये कैसा ही है ना, इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक बार आप इसको ट्राई करो। तो आपने इसको ट्राई करा होगा है ना, इसका सॉल्यूशन देखो। हम मान लेते हैं कि बॉल कुछ यहाँ पे आ गई है ना, जनरल पॉइंट है, यहाँ से एंगल थीटा पे, यहाँ से ये डिस्प्लेस करती है डी थीटा एंगल, डी थीटा। इस बॉल का मास m मान लेते हैं ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लिख लो m मान लिया। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा होगा टेंशन वाला इस डायरेक्शन में, समझ तो एक लग रहा हो इसका mg साइन थीटा, क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा होगा। एक लग रहा होगा इस पर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? पहले इसका नॉर्मल कितना आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा इसका n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इतना समझ में आता है? इसको यहाँ लिखते हैं mg sin थीटा। एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, वो आ रहा होगा म्यू इंटू नॉर्मल mg cos थीटा। अब हमको क्या लिखना है? वर्क किसकी वजह से? वर्क डन बाय मैन इन दिस प्रोसेस। तो मैन कितना वर्क करेगा? मैन लगाएगा फोर्स टेंशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब इसका ये जो dx डिस्टेंस हो रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dx, इसको हम लिखेंगे r डॉट डी थीटा, r डी थीटा। ये क्यों है? क्योंकि ये थीटा एंगल डिस्प्लेस किया है, r ये जो रेडियस है इसकी r है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है आर डी थीटा। जब हम काइनेमेटिक स्टार्ट किया ही था तब भी हमने ये आर डी थीटा लगाया था। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो वहाँ से एक बार आप रेफर कर लो तो याद आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम वर्क ये हो जाएगा t डॉट आर डी थीटा, 0 से पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ से a है और यहाँ पे b पॉइंट है। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, a से b जाना है हमको, क्वेश्चन में दे रखा है a टू b, है ना। यहाँ पे जितने भी फोर्स है ये थीटा के साथ वेरिएबल होंगे, तो हमने थीटा को ही इंटीग्रेट कर लिया 0 से पाई बाय 2 तक। अब हमको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो t किसके बराबर है? mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा आर डी थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। अब यहाँ से mg कॉमन ले लेते हैं, r बाहर ले लेते हैं, तो mg r म्यू cos थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब म्यू भी कांस्टेंट है, तो हम इस केस में इसको बाहर लेके cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा। वैल्यूज डालेंगे हम 0 से पाई बाय 2, तो ये वैल्यूज आ गई इसकी mg r प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, cos थीटा का होता है साइन थीटा और साइन थीटा का होता है माइनस cos थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। अब इसको सॉल्व करो। साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे क्या होती है? 1, तो म्यू इंटू 1 माइनस 0 प्लस cos थीटा की पाई बाय 2 पे वैल्यू होती है 0, तो 0 ये माइनस का है यहाँ पे, है ना, माइनस का 0,
और 0 पे होती है -1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, म्यू प्लस 1, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गई, mgr म्यू माइनस प्लस 1, म्यू प्लस 1 इंटू mgr। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। समझ में आया? चलिए सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे तो हमको क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो इस केस में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उस डायरेक्शन। तो वर्क क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा डी थीटा नहीं dx है ना, फोर्स इंटू dx। तो dx कितना हो रहा है, r d थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो म्यू mg बाहर, r भी बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, cos थीटा का, cos थीटा d थीटा 0 से π/2 माइनस म्यू mgr cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा की वैल्यू π/2 पे 1 माइनस 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस म्यू mgr। ये हो गया आंसर ऑफ 2। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर इंटीग्रेट करके हम आंसर निकालते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, कंसेप्ट ट्रिक है, तो हम इतना लंबा क्यों करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। देखो कंसेप्ट ट्रिक में क्या है, हम ये जैसे एक वेज है ना, ये रफ दे रखा है, ये रफ है म्यू, रफ कोफिशिएंट कितना है म्यू। ये यहाँ से पॉइंट ए से डिस्प्लेस होता होता यहाँ पहुँचता है पॉइंट बी पे। ये एच मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये लेंथ जो है ये एल है ना, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ये लेंथ क्या है, एल लेंथ का। अब इस पे एक तो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, वो लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा यहाँ पे लगेगा mg साइन थीटा, और डिस्प्लेस कितना करेगा एल तक। तो एक ग्रेविटी का वर्क डन और एक आएगा इसका फ्रिक्शन। तो नॉर्मल का नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल कितना आ गया, mg cos थीटा, और फ्रिक्शन यहाँ से आ जाएगा म्यू n। अब फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन इनटू लेंथ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे एक लाइन का, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये क्या आएगा, म्यू इनटू mg cos थीटा इनटू एल। यही होता है फ्रिक्शन का वर्क डन, यही होगा। अब ये तो थीटा के टर्म्स में है ना,
अब मेरी बात सुनो, म्यू एम जी इंटू एल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एम जी एल कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इसको रिप्लेस करके एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा क्या है, डी, एल, ये एल कॉस थीटा क्या आ गया, डी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू एम जी डी आ गया। अब कोई से भी केस में जब ऐसा कुछ वेज आ रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो क्या है, इसका प्रोजेक्शन लो ग्राउंड पे, जो भी फोर्स है वो लिखो और क्या आ जाएगा, म्यू एम जी डी, म्यू एम जी डी। एम जी हमेशा कांस्टेंट रहता है और म्यू जो भी वैल्यू दी हुई है और डी आ गया हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आया? और यहाँ पे एक माइनस साइन और आएगा क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी डी। और बताता हूँ, रुको, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इसकी वजह से ही ब्लॉक आगे मूव करेगा क्योंकि इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं आएगा, है ना। तो एम जी साइन थीटा इंटू एल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम जी एल साइन थीटा। अब चमक गया होगा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ये क्या आ गया, एच, इसको एच लिख दो। तो यहाँ से क्या आ गया, एम जी एच। हम ये बहुत सी बार लिख देते हैं, इसकी हाइट कैलकुलेट करते, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो ग्रेविटी की वजह से ऐसा कुछ पाथ बना के बताया था कि ये यहाँ का वर्क नहीं गिनाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ का वर्क गिनाएगा। तो वो क्यों, क्योंकि इसकी वजह से। अब समझ में आ गया आपको कि एम जी एच क्यों आता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट लिख लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू एम जी एच। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इस पर, एग्जाम्पल। ये पूरी जो लेंथ है ये L1 है ना, ये जो L1 है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये θ1 एंगल है, ये θ2 है, ये H है और ये D है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशन फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम क्या लिख देंगे यहाँ से, इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमने क्या सीखा था, म्यू एम जी L1 कॉस थीटा, L1 कॉस थीटा कुछ आ रहा है जैसे ये D है ना, ये D लिखा नहीं, ये D है, L1 θ1 है ना। तो L1 इसको मान लेते हैं ये म्यू ही है ना, अलग अलग नहीं लिया, या अलग अलग ले लो तो आपको समझ रहेगी कि कैसे लिखा हमने, है ना। तो μ1, पहले तो माइनस का साइन, μ1 mg और L1 cos थीटा, L1 cos थीटा 1, इसका लिखो। यहाँ पे ब्लॉक आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा म्यू एम जी माइनस μ2 mg cos
थीटा 2, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L2। अब यहाँ से L1 cos थीटा 1 और L2 cos थीटा 2 को ऐड ही कर रहे हैं ना एक तरह से, अगर माइनस कॉमन ले ले तो ऐड करके D नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे μ1 और μ2 की टर्म्स अलग अलग है, तो ये यहाँ से μ1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे μ1 होता दोनों का, या दोनों का सेम होता कोफिशिएंट, तो हम लिख देते हैं यहाँ से इफ μ1 एंड μ2 आर इक्वल आर इक्वल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस μ1 mg d, क्योंकि इसको रिप्लेस करके प्लस इसको रिप्लेस करके यहाँ से ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं mg h। कैसे? L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2, इसमें म्यू का टर्म नहीं है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, ऐसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, mg L1 sin थीटा 1 प्लस mg L2 sin थीटा 2। तो यहाँ से mg कॉमन लिया, L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2। L1 sin थीटा 1 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट है ना, और देखो इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट आएगा ना, L2 sin थीटा 2 ये वाला पार्ट, तो इसको इधर बराबर ही होगा ना, और इस वाले केस में ये होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है mgh। ठीक है, समझ में आई ये वाली ट्रिक? चलिए इसको नोट करो एक बार आप अच्छे से समझ के, मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अब आप कहोगे भैया आप तो कह रहे थे कि वो जो राउंड वाला होता है उसमें भी हम कर सकते हैं ना, अभी बताएंगे, पहले इसको नोट तो करो फिर एग्जांपल लिखते हैं ना। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसको रब करता हूँ इधर से। आपने वो वाला नोट किया ही था अभी जो एग्जांपल करवाया था, वो हेमिस्फीयर वाला, तो आप खुद मैच करना। तो वो कुछ एग्जांपल ऐसा था, है ना, ये जो थी ये R थी, यहाँ पे M मास की बॉल थी, है ना, ये M था, और अब इसका निकालना था वर्क बाय फ्रिक्शन। तो वर्क बाय फ्रिक्शन क्या हमने क्या निकाला, माइनस ऑफ म्यू, ये रफ था म्यू, है ना, माइनस ऑफ म्यू इंटू mg इंटू ये वाली लेंथ mg r। अब आप चेक करो ये सेम आ रहा है क्या? अभी जो हमने निकाला था ना वो मैन, यहाँ पे मैन था वो वाला, उसमें यही आ रहा है क्या? यही आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल भैया यही आ रहा है, तो हो गया ना एक लाइन में। हाँ तो कही था एक लाइन में हो जाएगा। इसमें क्या किया आपने, म्यू mg और r, बस यही तो देखना था आपको। ये r कैसे है, क्योंकि ये रेडियस r है, तो ये r है तो ये तो r हो गया ना, रेडियस r है ना, तो ये रेडियस r, म्यू mg r। ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से। इसमें जो हमने बनाया था इसका डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो रहा है ना, यहाँ पे पहुँच रहा है या यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखना है, ये वाला। समझ में आ गई ये वाली ट्रिक? निकाल दिया ना हमने। चलो ये समझ में आ गया, तो अब हम दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से एक बार, इसको भी कर लो, एग्जाम्पल 2 या कुछ भी डाल के आपकी इच्छा हो जो, फिर बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। एक चीज़ और है, ये वाला जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तब क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए
कि ये यहाँ से जो बॉल यहाँ तक पहुँची है वो स्लोली पहुँची है, एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने का अलग आएगा फिर आंसर, है ना। तो स्लोली, तो लिख लो आप छत पे लिख लो कि जब भी यहाँ से यहाँ या डायग्राम बना के ऐसा कर लो कि ये जो बॉल है ये स्लोली मूव करनी चाहिए, स्लोली मूव करनी चाहिए, यहाँ से स्लोली मूव करनी चाहिए। सेकंड कंसेप्ट ट्रिक है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन चेंजिंग हो। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंजिंग में भी दो केस आ जाएंगे, जब डायरेक्शन सेम होगी तो क्या आएगा, और या फिर डायरेक्शन, मतलब मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए कंसेप्ट ट्रिक 2 क्या है, इफ फोर्स इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट केस, इसमें भी केस 1, व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, ग्राउंड पर एक ब्लॉक है, मास m कुछ भी मान सकते हैं। ये जो रफ है सरफेस, जो सरफेस है वो रफ है, रफ सरफेस है ना। अब क्या हो रहा है, ये कुछ इतना डिस्प्लेस करके यहाँ पे पहुँच रहा है, L1 डिस्प्लेस करके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू एम जी इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस भी क्यों वो भी बताता हूँ। फोर्स लग रहा है इधर, है ना, और डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इसका ट्रैवल हुआ इधर। अब मान लीजिए ये कुछ यहाँ पे आ जाता है ये चल के आ जाता है L2, तो अब ये इधर मूव करेगा, यानी इसकी पहले वेलोसिटी थी इधर, तो ये इधर मूव कर रहा था, अब इसकी वेलोसिटी है इधर, तो ये इसका फोर्स किधर लगेगा, म्यू एम जी उधर, तो ये 180 डिग्री पे, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका जो एक्चुअल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू एम जी L1 प्लस म्यू एम जी L2। तो म्यू एम जी क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है म्यू एम जी, तो म्यू एम जी L1 प्लस L2, ये क्या हो गया L1 प्लस L2 क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, और म्यू एम जी क्या हो गया, फोर्स। अब ये प्लस और माइनस का चक्कर क्या है, देखो अब ये फ्रिक्शन वाले केस में तो मान लिया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस का आएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इसी मैं डायग्राम में बता देता हूँ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो क्या प्लस का आएगा, है ना। तो ये कब आएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, प्लस साइन व्हेन फोर्स, व्हेन एंगल बिटवीन force and velocity is 0 degree, is 0 degree, minus sign when angle between force and velocity is 180 degree। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फोर्स इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है या उसकी भी चेंज हो रही है। तो अब उसमें भी केस 1, व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। अब पैरेलल नहीं होंगे उसमें क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड केस लिखते हैं, केस
2। केस 2 में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि फोर्स जो है ना, भले ही वो पैरेलल नहीं हो, बट व्हेन फोर्स इज एक्टिंग, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैं आपको केस बताता हूं, जैसे ये एक केस हो गया है ना, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, केस नहीं हो गया, ये एक हेमिस्फीयर है, यहां पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाता है, ये क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग, जहाँ पे फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इधर। तो जैसे जैसे फोर्स लगेगा स्ट्रिंग का यहाँ से, है ना, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इधर इधर इधर, है ना। फोर्स तो इस डायरेक्शन टूवर्ड्स अ पॉइंट, फोर्स कहाँ लग रहा है इसका, टूवर्ड्स अ पॉइंट। यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन है, तो वर्क डन इस केस में क्या आएगा, वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along the force। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसको इरेज करता हूं, ये नोट कर लिया ना आपने, या मैं यही लिख देता हूं, और फोर्स इनटू इनिशियल नहीं, फोर्स इनटू फाइनल पोजीशन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट का मॉड। ठीक है, थोड़ा ये गंदा हो गया, मैं वापस इसको लिख देता हूँ वहाँ पे, एक बार आप उसको नोट कर लो, फिर मैं वापस ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें सेम वही चीज़ है, ये यहाँ पे अच्छे से लिख दिया। अब आपको फाइंड करना वर्क डन फ्रॉम व्हेन अ बॉल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी या बी टू सी। तो हम फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहला केस है ए टू सी, सेकेंड है बी टू सी। ए से सी में इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सी पे आ जाएगा, है ना। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r। तो ए टू सी में आंसर आ जाएगा t इंटू 2r। बी टू सी में t इंटू 0 माइनस ये कितनी डिस्टेंस है, √2r। क्यों, ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, √2r। तो ये आ गया आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसको एक बार नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कुछ ऐसा स्फेरिकल सिस्टम है, स्फेरिकल सिस्टम है आपके पास,
मान लीजिए इस फिगर है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है इससे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक आ जाता है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आ जाता है यहाँ पे। आपको चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रहा है ना इसका। अब इसका क्वेश्चन लिखो, फोर्स F इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, acts on block such that F is always pointing towards C। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। Find the work done while block moves from A to C, second B to C। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, हाँ। फोर्स F जो है कहाँ वर्क कर रहा है, हमेशा C की तरफ। अभी एंगल जो है इसका वेरिएबल है ना, एंगल हमेशा चेंज हो रहा है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि एंगल क्या है, ठीक है। आपको बस ये देखना है। चलिए तो इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसकी जो क्वेश्चन में एक मिसिंग पार्ट है, इसकी जो रेडियस है ये मान लीजिए आप L, रेडियस को आप मान लीजिए L। आ गया होगा वैसे तो आंसर, हाँ। जिसको भी नहीं आया है उसको मैं अभी समझा देता हूँ, और जिसको आ गया है वो एक क्वेश्चन लिखो। Find work done on block in this process।
चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसको रेडियस को r कर दूं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर। अब कैसे, देखो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, C की तरफ पॉइंटिंग है हमेशा, है ना। तो F इंटू फाइनल पोजीशन हो जाएगी 0 और 0 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, इससे कितनी दूर है 2L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रॉम A to C to L। अब B से C में कितना दूर है ये B यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट B है। तो B से C में कितना दूर है ये यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √2L और F है यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा F इंटू 2L F इंटू √2L। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। फिर अब मान लेते ये फिक्स पॉइंट है और ये वाली जो ये यहाँ पे है ना, इसकी जो हाइट है, हाइट कहाँ से है, ये हाइट है, ये h है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फिक्स पॉइंट है और ये जो है इसकी हाइट h है। तो मैं उसको इरेज करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, वर्क डन इसमें। अब देखो मेरी बात, फोर्स लग रहा है F है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी ये है और इनिशियल ये है। तो फाइनल पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फ्रॉम फिक्स पॉइंट से ये फाइनल पोजीशन, यानी हमको क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, ये एंगल थीटा है ना, ये h है, तो h बाय साइन थीटा, या फिर इसको L1 मान लेते हैं। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L1 साइन 60, L1 साइन 60 इज इक्वल टू h। तो L1 क्या आ गया यहाँ से, h बाय साइन 60। कैसा आया, समझ में आया, ये L1 मान लिया। अब ये फाइनल पोजीशन इसकी है, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल मान लेते हैं L2, ठीक है, ये L2 मान लेते हैं, है ना। तो L2 cos L2 sin 30, L2 sin 30 ये किसके बराबर हो गई, h। L2 sin 30 इज इक्वल टू h। तो L2 क्या हो गया, h बाय साइन 30। अब क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का मॉड। तो मॉड फाइनल पोजीशन क्या है, h बाय साइन 60 माइनस h बाय साइन 30 का मॉड इज इक्वल टू f इंटू h इंटू 2/√3 माइनस 2/1। ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्व्ड इन वन लाइन। अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब कैसे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप शीट में से भी कर सकते हो और आपके पास्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट लगा दोगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है वो मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसकी वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने दो कंसेप्ट ट्रिक सीखी है। उसमें फर्स्ट तो ऐसी थी कि जब वेज आता है तब उसमें फ्रिक्शन और ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी थी जब फोर्स और वेलोसिटी, जब फोर्स कांस्टेंट हो और डायरेक्शन क्या हो, वेलोसिटी की चेंज हो रही हो, है ना। उसमें फर्स्ट केस था जब फोर्स और वेलोसिटी जो है सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। सेकंड था जब फोर्स किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ
पॉइंट कर रहा हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर में इतना ही था। आप चाहो तो आज के लेक्चर से एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी होमवर्क कर लो। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी की शीट अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे या हो चुकी होगी। और अगर आपको सारी शीट्स और पीडीएफ के लिंक्स एक ही जगह पे चाहिए तो नीचे ऑल पीडीएफ्स एंड शीट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको बुकमार्क कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।